नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारा क्लास नंबर 25 और जिस टॉपिक का नाम है जैव विविधता व संरक्षण। ये टॉपिक जो है अपने साइंस का फर्स्ट ग्रेड का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ें आएगी वो किससे संबंधित आएगी? पर्यावरण से संबंधित आएगी। अब देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक थोड़ा सा डीप होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा, ओजोन परत क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर अगला टॉपिक आया पारितंत्र के बारे में आया और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आया, तो फिर वो पढ़ा। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाता हुआ टॉपिक है, ये है जैव विविधता एवं संरक्षण। देखो, अगर ये टॉपिक पहले पढ़ाया जाता तो अपने को जैव विविधता का मतलब ही नहीं पता होता। जैव विविधता के अंदर जो शब्द आएंगे साइंस के, उन शब्दों का मतलब नहीं पता था। अब क्या है कि इस टॉपिक का पूर्व ज्ञान जो है अपने को पूरा का पूरा हो चुका है, तो इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो याद करने वाली चीज़ें हैं, नो डाउट वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और प्रश्न यहाँ से अपने इसलिए पढ़ने की संभावना रहेगी कि कुछ इसके अंदर जो नाम जो होते हैं अपने, ये आपको जो है जीके के अंदर भी थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि अपने जीके के अंदर भी इस टाइप के कुछ टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित, तो वो वहाँ पर भी अपने यूज आएंगे। तो पूरा का पूरा पार्ट है वो थियोरिटिकल पार्ट है, बस शब्दों के मतलब समझाता हुआ चलूंगा और जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसके साथ में थोड़ी ट्रिक अपने सेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है जैव विविधता एवं पोषणीय विकास। मतलब देखो, जैव विविधता क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ में देखो पोषणीय विकास। ठीक है, पोषणीय विकास मतलब कि इसका विकास कैसे होता है, भाई जैव विविधता कैसे बढ़ेगी, उसका किस तरीके से पोषण होता है। क्योंकि जैव विविधता के अंदर केवल वो जीव नहीं आते जो अपने को दिखाई देते हैं, मतलब जैसे गाय, हिरण, ये सब जीव नहीं आते। इसके अलावा वो जीव भी आते हैं जिनको हम जनरली देख नहीं सकते, मतलब जो एक कोशिकीय जीव हो गए, बहुकोशिकीय जीव हो गए, जो अपने को दिखाई नहीं देते। जैसे मान लो कोई जीव जैसे मर जाता है, उसके बाद में उसका अपघटन किया जाता है, तो वो अपघटन जो होता है वो जिन जीवों के द्वारा किया जाता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब सूक्ष्म जीव कैसे उनका पोषण होता है उस सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। टॉपिक है बिल्कुल इंटरेस्टिंग। और देखो, जैव विविधता का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, जिसमें सभी पादप व जंतु सम्मिलित होते हैं। भाई जैव विविधता के अंदर जीव भी है और पेड़ पौधे भी हैं, सूक्ष्म जीव भी है। अब देखो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिका वाले जीव भी है। ठीक है, जो देखो एमीबा, युग्लिना, ठीक है, ये क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव है। देखो, ये मुझे कैसे याद है, ये मैंने छठी क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, तो वो एक कोशिका के आधार पर क्या करते हैं? अपनी गति करते हैं, अपना पोषण करते हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव जैसे इंसान होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बना हुआ जो अपने को दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, अब देखो, तो इनके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सभी के सभी इसके अंदर क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। देखो, सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व संपूर्ण जीव जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी चीज कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले बहुत छोटे लेवल पर होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है। मान लीजिए कोई कोचिंग है जो अपने क्या करता है, पहले 4 बच्चों को पढ़ाता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है और बढ़ता जाता है। भाई धरती के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जो ऐसा माना जाता है कि जो जीव ने जन्म लिया वो था एक कोशिकीय। धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक कोशिकीय से बहुत सारे जीव जन्म लिया, बहुत सारे जीवों ने आपस में मिलकर बहुकोशिकीय जीव बने, धीरे धीरे उसका भी डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया और इंसान जो है वो बन गया, ऐसा माना जाता है। तो एक कोशिकीय जीव तो एकदम नींव है, तो ये क्या है? जीव जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में देखो, जैव विविधता का अध्ययन 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखो, जैव विविधता का अध्ययन कैसे कैसे कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं। भाई जैव विविधता का मतलब कैसे क्या होता है? देखो, जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव, इन सब के बारे में 3 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। एक तो आनुवंशिकीय जैव विविधता होती है, एक प्रजातीय विविधता होती है, ठीक है, एक पारिस्थितिकीय
विविधता। विविधता मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अलग अलग बहुत सारे, जैसे मान लो एक छोटा सा जंगल है जहां पर कोई 20-30 तरह के क्या होते हैं, जीव होते हैं। अब अमेजन फॉरेस्ट हो तो वहां पर तो इतनी प्रजातियां हैं जिनकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब वहां पर विविधताएं ज्यादा है, वहां पर विविधताएं ज्यादा है। जैसे राजस्थान है तो उसके अंदर 2-3 तरह की ऋतुएं आती है। मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर 7-8 तरह की ऋतुएं आती है, मौसम आते हैं, मतलब वहां पर मौसम की विविधता बहुत ज्यादा है। और जैव विविधता, जिसमें जीवों की विविधता बहुत ज्यादा है, वहां पर जैव विविधता ज्यादा मानी जाएगी। अब देखो आनुवांशिक जैव विविधता हो सकती है, ठीक है। प्रजातीय, भाई प्रजातीय जैव विविधता का मतलब देखो, मतलब वहां पर बहुत सारी जातियां, बहुत सारी प्रजातियां, जैसे गाय होती है, ठीक है, ये एक प्रजाति है। नील गाय, ये भी एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति? गाय की ही प्रजाति है। तो बहुत सारी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, वहां पर प्रजाति विविधता होती है। जहां पर आनुवांशिक जैव विविधता मतलब कि वहां पर उनके डीएनए के साथ में छेड़छाड़ कर कर कुछ नई विविधताएं बनाई जाती है। उसको जैसे आपने सुना होगा कि एक तो होता है गधा, एक होता है घोड़ा, ठीक है, और इन दोनों का मिक्स क्या होता है, वो होता है खच्चर। तो ये क्या हो गया, ये आनुवांशिक जैव विविधता होगी। मतलब आनुवांशिकता के साथ में छेड़छाड़ करके कुछ नई चीज बना ली, तो वहां पर आनुवांशिक जैव विविधता होगी। तो जैव विविधता के 3 प्रकार है, और एक है पारिस्थितिकीय जैव विविधता, मतलब मौसम के चेंजेस के आधार पर वहां पर विविधताओं का पाया जाना। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखो, आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित जीनों में विविधता को सम्मिलित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो उनकी जीवों की कोशिकाओं के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं, उनके अंदर चेंजेस करके, जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स क्या है, गोरे हैं, और मान लीजिए पुत्र जो पैदा हुआ है वो कैसा हो गया, काला हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जीन के अंदर क्या हो गई, विविधता हो गई, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगी, ये विविधता आ जाएगी। किसमें? आनुवांशिक विविधता के अंदर गिना जाएगा। अब देखो, प्रजाति विविधता में जीवों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मतलब बहुत सारी, देखो प्रजाति है और विविधता मतलब बहुत सारा, तो किसका? जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन पारिस्थितिकी विविधता के अंदर किया जाता है। तो परिभाषाएं जो है उस नाम की बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। उसके बाद में देखो, तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पर समुद्र के तट होते हैं, वहां पर तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। आपने सुना होगा, अगर आपने जीके पढ़ा है तो, जो अपने इंडिया जीके के अंदर आता है, इंडिया का जियोग्राफी के अंदर आता है कि मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वहां पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र होगा, ठीक है। अब देखो, प्रवाल क्षेत्र में मछली उत्पादन की जैव विविधता पाई जाती है। प्रवाल क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे अपने लक्षद्वीप वगैरह हैं, ठीक है, और एक आपने ग्रेट बैरियर रीफ, ऐसा कोई शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है, वो प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। तो वहां पर किसकी विविधता होगी? वहां पर प्रवाल की विविधता होगी। समुद्री क्षेत्र है तो मछलियां बहुत सारी पाई जाएगी, और मछलियों का उत्पादन भी क्या है, एक जैव विविधता का एक प्रकार है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, जातीय विविधता का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उष्ण एवं अधिक वर्षा वाले प्राकृतिक क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो, उष्ण एवं अधिक वर्षा वाले, ठीक है, एक बार अपने उष्ण, ठीक है, और अधिक वर्षा वाले, यहां पर क्या होती है, तो याद क्या करना है, प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्ण, फिर आ जाएगा अधिक वर्षा वाले, फिर आ जाएगा नम क्षेत्र के अंदर, एक आ जाएगा अपने ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर। तो पहला और दूसरा ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। अब देखो, यहां पर क्यों पाई जाती है उसका कारण बताता हूं। देखो, अधिक वर्षा होती है तब अपने क्या देखते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर वहां पर अपने को देखने को मिलते हैं। मतलब कि जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर जैव विविधता अधिक होती है। और उष्ण, जैसे गर्मी वाले, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, तो वहां पर अपने को जो गर्मियों के अंदर जो है बहुत सारे जीव, जैसे छिपकली आपको सर्दियों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, गर्मियों में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रीजन उसका ये है कि छिपकली बाहर कब आएगी, जब उसको बाहर भोजन मिलेगा। बाहर भोजन कब मिलेगा? जब मच्छर कीड़े वगैरह उड़ते रहेंगे। मतलब जब जैव विविधता अधिक होगी तब छिपकली आपको बाहर देखने को मिलेगी। मतलब कि उष्ण, मतलब गर्मियों के अंदर क्या होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अब देखो, सर्दियों के अंदर जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है,
भाई एरिया तो ठंडा है लेकिन फिर भी वहां पर जैव विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि सामान्य जो जीव होते हैं वो वहां पर मर जाते हैं, वहां पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक कहां पर हो जाएगी, उष्ण और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। देखो भूमध्य रेखा के आसपास संघन जैव विविधता क्षेत्र उपस्थित होता है। अब देखो ये इंडिविजुअली आप अगर जीके के अंदर ठीक है तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। देखो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, देखो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे की साइड में क्या है, एक संघन वनस्पति है। कैसी है, संघन। ठीक है, कैसी वनस्पति, एकदम संघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, देखो रीजन क्या है, देखो भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य जो होता है यहां पर सीधा चमकता है। कैसे चमकता है, सूर्य एकदम सीधा चमकता है, तो यहां पर क्या होती है, गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। ठीक है, गर्मी जहां पर गर्मी ज्यादा, देखो जहां पर गर्मी ज्यादा, ठीक है, वहां पर प्रेशर, ठीक है, देखो गर्मी ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होता है तब क्या होता है, वो हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। जब हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आएगी तो बादल भी भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, और जैसे ही बादल भूमध्य रेखा के ऊपर आएंगे, भूमध्य रेखा पे क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। और वर्षा करने का मतलब क्या होगा, वहां पर वनस्पति बहुत ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब ये भी जो है 5 डिग्री के ऊपर वो एक वनस्पति वाला एक पाया जाता है, वन पाया जाता है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, देखो यहां पर क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा है, इससे जब ध्रुवों की तरफ जाएगी, देखो 5 डिग्री से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये है धरती, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है 5 डिग्री और ये भी है अपना 5 डिग्री। ठीक है, ये 5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर तो क्या होते हैं, देखो अमेजन फॉरेस्ट होते हैं, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन जंगल। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा तो जैव विविधता ज्यादा, इसीलिए आपने सुना होगा कि धरती की 20% ऑक्सीजन कहाँ से आती है, धरती की 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजन फॉरेस्ट से आती है, मतलब अमेजन के जंगलों से आती है। यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है, वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक क्यों होती है, उसका रीजन देखो, राजस्थान के अंदर अपने बारिश कब होती है, बारिश तब होती है जब प्रेशर जो होता है वो, गर्मी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो उस साइड में हवाएं जो है खींचती है तो वहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, गर्मी ज्यादा तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा तो बारिश यहाँ पर होगी। उसके बाद में 5 डिग्री से जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं, 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर या फिर 0 डिग्री के ऊपर जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। अब ध्रुवों के ऊपर क्या होता है, ध्रुवों के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आ जाती है। भाई कमी क्यों आ जाती है, यहाँ पर एकदम ठंड है, ठंड के अंदर बिल्कुल भी जो वनस्पति है अपने को देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में अथवा ऊंचाई पर जाने पर जैव विविधता में कमी आने लगती है। ठीक है, देखो जैव विविधता में क्या होता है, जैसे मैदानी क्षेत्र में देखो सबसे ज्यादा भूमध्य क्षेत्र में, उसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्र में, फिर मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर जैव विविधता जो है इन दोनों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, देखो कुल जैव विविधता के कितने क्षेत्र हैं, विश्व के अंदर कुल जैव विविधता के कितने क्षेत्र है, ये याद कर लेना, पेपर में आने लायक प्रश्न है। जैव विविधता क्षेत्र टोटल मिला के देखो 12 है, लेकिन जो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर कितने हैं, भारत के अंदर जो है 6 है। मतलब भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा के अंदर अपने यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अब देखो वनस्पति की विविधता के आधार पर वर्गीकरण, अब वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, वनस्पति के आधार पर किया गया, मतलब पेड़ पौधों के आधार पर इसका वर्गीकरण अपने को बताया गया। और ये सब चीजें आपने जीके के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। देखो दक्षिण पठार के वन, जो पठार के वन होते हैं
उसके अंदर गंगा के मैदान, ठीक है, मालाबार के तटीय वन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और सिंधु के मैदान। देखो मैदानी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तो क्या होता है, नदियां वगैरह रहती है तो यहाँ पर वनस्पति अच्छी पाई जाती है। अब देखो मालाबार तट जो है, देखो मालाबार तट जो भारत का ये हिस्सा होता है उसके अंदर जो मालाबार तट शायद इस साइड में पाया जाता है, ठीक है, इस साइड के अंदर जो है मालाबार तट पाया जाता है। तो मालाबार के तटीय वन जो है, ठीक है, उसके बाद में पूर्वी हिमालय, हिमालय देखो हिमालय भी क्या है, एक तो इस साइड वाला हिमालय और एक जो है सेवन सिस्टर वाला हिमालय है, तो वहां पर भी जैव विविधता पाई जाती है। और एक पश्चिमी हिमालय और सिंधु के मैदान, यहाँ पर क्या होती है, विविधता के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया। अब पेपर में अपने इसको थोड़ा लाइटली ले लेते कि यहाँ से प्रश्न तो क्या बनेगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से जैव विविधता के आधार पर कौन सा वर्गीकृत नहीं है, तो ये 6 अपने को पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम इसको छांट सकते हैं। देखो याद कैसे करेंगे, देखो हिमालय के 2 भाग होते हैं, दोनों भाग आ गए इसमें, एक पूर्वी आ गया एक पश्चिमी आ गया, ठीक है। उसके अलावा हिमालय के नीचे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, गंगा आ जाती है, गंगा के मैदान यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और एक सिंधु के मैदान अपने यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो 4 चीजें अपनी हो गई, देखो एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय, ठीक है, ठीक है, एक गंगा के मैदान हो गया और एक सिंधु के मैदान हो गया, ठीक है। ये 4 तो अपने को यहाँ पर डायरेक्ट ही याद हो जाएंगे। अब थोड़ा सा साउथ के अंदर चलते हैं, मतलब थोड़ा सा दक्षिण के अंदर चलते हैं, तो देखो दक्षिण पठार के मैदान एक ये याद कर लेंगे, और उसके बाद में एक इंडिया जीके के अंदर पढ़ते हैं अपने मालाबार तट पढ़ते हैं, तो मालाबार के तटीय मैदान वन, मतलब कि वहां पर भी क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। देखो जैव विविधता के अंदर जीव जंतु भी आते हैं, मतलब केवल पेड़ पौधे ही नहीं, इसमें केवल पेड़ पौधों की बात नहीं की जाती, इसमें साथ ही साथ में जीवों की भी बात की जाती है। वन्य जीवों के वितरण के आधार पर वर्गीकरण, मतलब वन के अंदर जो जीव पाए जाते, देखो पहले वनस्पति के आधार पर था, अब जीवों के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो किया गया है, ठीक है। अब देखो लद्दाख के क्या अंदर क्या है, शीत शुष्क प्रदेश। भाई लद्दाख के अंदर जैसे मान लो ठंड होती है, तो ऐसा थोड़ी ना वहां पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा, अब वहां पर कम पाया जाएगा, पर जैसे भी स्थिति है उसके अंदर क्या पाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लद्दाख का शीत शुष्क प्रदेश। अब देखो लद्दाख के अंदर क्या होती है, सर्दी होती है, ठीक है। अब सर्दी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पर मरुस्थलीय प्रदेश नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखो शुष्क प्रदेश होता है, कैसा है, शुष्क। शुष्क का मतलब वहां पर क्या होती है, वहां पर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब वो रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी वहां पर हो सकता है। हिमालय के निम्न वन भूभाग और हिमालय का वनहीन क्षेत्र। अब देखो जहां पर ठंड है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वन ज्यादा पाए जाएंगे, अगर ज्यादा ठंड है तो वहां पर वन नहीं पाए जाएंगे। तो देखो हिमालय का वनहीन क्षेत्र, वनहीन क्षेत्र वो वाला क्षेत्र हो जाएगा जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है। हिमालय के निम्न वन मतलब वहां पर वनों की स्थिति थोड़ी सी कम है। तो 3 चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद में देखो उत्तर के मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान का मरु क्षेत्र, पठार क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र और नीलगिरी। भाई नीलगिरी कहाँ पर आ जाता है, ये साउथ के अंदर आ जाता है, तमिलनाडु साइड के अंदर, ठीक है। मालाबार क्षेत्र अभी हमने पढ़ा था कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों के अंदर जो है अपने मालाबार क्षेत्र आता है, और एक पठारी क्षेत्र। अब देखो रेगिस्तान का मरु क्षेत्र, रेगिस्तान का मतलब कि अपने राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है। भाई राजस्थान हिमालय प्रदेश है, इसका मतलब जो लद्दाख का एरिया है ये क्या है, मरु क्षेत्र है, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पर पाया जाता है। देखो अब जैव विविधता की हानि हेतु उत्तरदायी कारक, मतलब जैव विविधता की हानि कब होती है, मतलब अब जो बात आने वाली है वो अपने से संबंधित बात आने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा हानियां जो है अपने ही करते हैं, इंसान ही करता है, ठीक है। अब देखो जैव विविधता में हानि कब होती है, जैव विविधता किससे संबंधित है, पर्यावरण से, ठीक है, और पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से संबंधित है, तो पेड़ पौधों की जिस तरीके से हानि की जा सकती है वही कारण बनेगी कि जैव विविधता की भी हानि किस तरीके से की जा सकती। देखो वनों का समाप्त होना, इससे क्या होगा, जैव विविधता की हानि होगी। अवैध शिकार करना, ठीक है, भाई जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए उद्यान बनाए गए हैं,
अभ्यारण्य बनाए गए हैं, ठीक है। अब वहां पर जाकर क्या करते हैं, शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जैव विविधता में कमी हो जाती है। जैसे शेरों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पर उनको कैसे रखा जाता है, उनको रिजर्व क्षेत्र में रखा जाता है। वहां पर लोग जाकर क्या करते हैं, शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अवैध खनन, खनन मतलब कि जमीन से जो चीजें होती है वो निकाल लेते हैं, जिसके फलस्वरूप वो जगह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। ये सब रीजन क्या है, जैव विविधता के हानि के अपने कारण है। देखो जीके से संबंधित चीजें हैं, इसको आप पहले भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको ये जो है काफी अच्छे तरीके से ऑलरेडी आता होगा। अब उसके बाद में देखो प्रजातियों को बचाने के लिए मुख्य कार्यक्रम। अब देखो यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होंगे, मतलब पेपर वाले जो याद करने वाले प्रश्न हैं अब यहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या कारण है, प्रजातियों को बचाने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए। एक इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ठीक है, एक प्रोग्राम इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो बायोलॉजिकल आया है मतलब कि जीवों से संबंधित है, तो बायोलॉजिकल प्रोग्राम किससे संबंधित है, प्रजातियों से संबंधित है। देखो मैन एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ये दोनों प्रोग्राम अपने को याद करने पड़ेंगे कि किससे संबंधित है। 2 कार्यक्रम है जो प्रजातियों को बचाने के लिए, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड नामक संस्था वन्य जीव एवं वनस्पति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो अब ये संस्था जीवों के लिए क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करती है। कौन सी संस्था, देखो वर्ल्ड वाइड लाइफ, ठीक है। ये क्या करती है, फंड नामक संस्था वन्य जीवों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और ये कहाँ की है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक संस्था काम करती है। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है। पहले हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, किस प्रकार की जैव विविधता कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर अधिक और कहाँ पर कम पाई जाती है। अब है पोषकीय विकास, मतलब इसका विकास किस तरीके से किया जा सकता है, अब उसके बारे में अपने को बताया गया है। देखो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक महत्व प्राप्त करना जिससे कि ये भावी पीढ़ियों को स्थिरता से उपलब्ध हो। भाई पोषणीय विकास, भाई अगर किसी चीज का पोषण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को वो नहीं मिलेगी, मतलब वो चीजें आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको नहीं बचाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, मतलब कि पर्यावरण जो है वो बिल्कुल अशुद्ध मिलेगा। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका पोषण या विकास करना पड़ता है, मतलब उनका पोषण करना पड़ता है, उनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। विश्व स्तर पर देखो यूएनईपी, यूएनईपी किसके लिए कार्य करता है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसके तहत कार्य कर रहा है। किसके लिए, देखो विश्व स्तर पर कौन सा, यूएनईपी जो है इसके तहत कार्य कर रहा है। और इसका मुख्यालय देख लो, पूछा जाएगा तो प्रश्न ये पूछा जाएगा यूएनईपी का कार्यालय कहाँ पे, तो नैरोबी केनिया, ठीक है, नैरोबी केनिया। ठीक है, और स्थापना कब हुई, तो 5 जून 1972, मतलब 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, देखो यूएनईपी की स्थापना कहां पर हुई, नैरोबी केनिया, ठीक है। कब हुई, तो 5 जून 1972। अब ये 5 जून कैसे याद होगा, तो पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून को आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और साथ ही साथ में देखो इसका कार्य भी अपने याद होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, तो पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। पोषणीय विकास के प्रबल समर्थक कौन है, तो सर जूलियन हेक्सली जो है ये पोषकीय विकास के प्रबल समर्थक है। मतलब जो एक अलग जगह थी ना जो स्टार्टिंग की थी ना, वो किसने की थी, पोषणीय विकास के लिए प्रबल समर्थन जो किया था वो किसने किया था, सर जूलियन हेक्सले ने किया था। अब ये क्या है,
ये यूनेस्को के प्रथम निदेशक है। अब देखो याद करने वाली स्टैटिक चीजें हैं, ये याद तो आप ही को ये करनी पड़ेगी। पोषणीय विकास के प्रबल समर्थक कौन है? तो सर जूलियन हेक्सले जो है इसके प्रबल समर्थक हैं। और ये क्या है? प्रथम निदेशक है, किसके? यूनेस्को के प्रथम निदेशक है। ठीक है, उसके बाद में देखो पोषणीय विकास को प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम। अब यहां से ये तीनों कार्यक्रम अपने को याद करना है। देखो स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ठीक है, 1972 में एक काम और हुआ था, यूएनईपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब देखो कब हुई थी स्थापना? तो 5 जून 1972 को हुई थी। कहां पे हुई थी? तो ये हुई थी नैरोबी के अंदर हुई थी, नैरोबी केनिया के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न और आया था कि पोषणीय विकास के समर्थक कौन है? तो जूलियन करके है, जूलियन। ये कौन है? ये प्रथम जो निदेशक है यूनेस्को के प्रथम निदेशक है। उसके बाद में स्टॉकहोम को याद किससे करो? स्टॉकहोम को यूएनईपी से याद करो। स्टॉकहोम और यूएनईपी आपस में किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, रिश्तेदार हैं। कैसे हैं? 1972, दोनों का एक ही गांव है। ठीक है, ये भी 1972 और ये भी 1972। बस यूएनईपी में 5 जून और याद रखना है। और स्टॉकहोम सम्मेलन कहां पे हुआ? 1972 के अंदर हुआ। ठीक है, अब देखो रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब देखो रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अब देखो रियो डी जेनेरियो कहां पर है? तो ये जो है ये है ब्राजील के अंदर। कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के अंदर हुआ था। अब कब हुआ था देखो, याद कैसे करेंगे? देखो 1992 को कैसे, देखो पृथ्वी के अंदर देखो 2 तो आ ही रहा है। ठीक है, ये 2 तो यहां पर आ ही रहा है। तो 1992 मतलब यूनिट प्लेस पे जहां पर ये पृथ्वी का थे जहां पर बनना स्टार्ट हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर है? ब्राजील के अंदर है। कब हुआ था? तो 1992 के अंदर हुआ। ठीक है, अब नहीं तो याद कर लेना कि स्टॉकहोम की जो छोटी बहन है उसके नाम का क्या है? रिया उसका नाम है। ठीक है, तो स्टॉकहोम की छोटी बहन का नाम क्या है? रिया है। कितने साल छोटी? 20 साल छोटी, मतलब 1972। ये तो आपको याद होगा क्योंकि यूएनईपी की स्थापना भी 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना भी 1972। रिया उसकी 20 साल छोटी बहन है। ठीक है, तो 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में देखो विश्व संरक्षण युक्ति। विश्व संरक्षण युक्ति कब है? 1980। विश्व संरक्षण युक्ति 1980। अब देखो युक्ति 80 थोड़ा सा सिमिलर सा है। तो विश्व संरक्षण युक्ति 80 1980 के अंदर जो हुआ था विश्व संरक्षण युक्ति। स्टॉकहोम 1972, 20 साल छोटी बहन रिया 1992। ठीक है, और विश्व संरक्षण युक्ति 80 में 1980 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ था? 1900 सितंबर। ठीक है, 1900 सितंबर 1972 के अंदर। कुल कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं। देखो इसको कैसे याद करेंगे? देखो वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, अधिनियम को अपने को याद करना है। ठीक है, तो देखो वो अपने हिंदी के अंदर होती है ना आगमन विधियां, निगमन विधियां। ठीक है, तो अपने क्या चलते हैं? अपने आगमन विधि से चलते हैं, मतलब पुरानी चीजों को जोड़ते हुए उसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं 1972 की तरफ। 1972 2 जनों का गांव था। किस किस का था? देखो एक था यूएनईपी का, ठीक है, और एक अपना किसका है? स्टॉकहोम सम्मेलन का। ठीक है, स्टॉकहोम जो है 1972 के अंदर। ठीक है, 1972 के अंदर यूएनईपी की स्थापना हुई थी, लेकिन ये कितना था? 5 जून था, 5 जून था। ठीक है, अब देखो ये कहां पर था? तो नैरोबी के अंदर था।
ठीक है, किससे संबंधित है? तो एनवायरमेंट से संबंधित है। अब 1972 के अंदर एक तीसरा भाई और आ गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये कब हुआ? तो ये हुआ था अपने 9 सितंबर 1972। देखो 3 भाई हो गए इसके अंदर, ठीक है, 1972 वाले 3 जने हो गए। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 के अंदर यूएनईपी, लेकिन 5 जून, ठीक है, ये भी साथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, देखो दोनों क्या है, ये 9 सितंबर को है, 6 महीने का अंतर है या 3-4 महीने का इसके अंदर अंतर है, ठीक है, 9 सितंबर 1972 के अंदर, ठीक है। अब धाराएं कितनी है इसके अंदर? 26 धाराएं हैं, ठीक है। धाराएं कितनी है? तो इसके अंदर 26 धाराएं हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? तो इसके अंदर जो है 26 धाराएं हैं। अब ये याद कर लेना, एनवायरमेंटल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये कितना क्या है? नेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे याद कर लेना? इसको नारी से याद कर लेना। कैसे याद कर लेना? स्पेलिंग ध्यान रखना, और इसको नारी से याद कर लेना, ठीक है। देखो एनवायरमेंटल प्लानिंग, और देखो घर के लिए प्लानिंग करने का काम कौन करती है? नारी करती है, ठीक है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कौन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन मतलब घर को बनाने का काम कौन करेगा? नारी, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये काम कौन करता है? ये करता है नारी, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय, देखो पृथ्वी सम्मेलन एक तो हो गया रियो डी जेनेरियो के अंदर, रियो के अंदर, ब्राजील के अंदर, ठीक है। अब ये कब हुआ था? ये रिया है, देखो ये रियो है ना, उसको ये रिया याद करो। रिया किससे बड़ी थी? स्टॉकहोम से बड़ी है। स्टॉकहोम कितने साल बड़ी है? तो ये 20 साल बड़ी है। स्टॉकहोम जो है इसका जन्म हुआ था 1972 के अंदर। अब रिया इससे 20 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है, इसका मतलब 1992 के अंदर जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था प्रथम। उसके बाद में देखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? देखो पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय, ये है जोहान्सबर्ग के अंदर। अगर थोड़े बहुत क्रिकेट का आप शौक रखते हैं तो जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो कहां पर? साउथ अफ्रीका के उबुलू गांव के अंदर क्या हो गया? पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय जो अपना यहाँ पर हुआ था। तो जोहान्सबर्ग जो है वहां वो किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय से वो संबंधित है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा और आगे जोड़ना चाहो तो जो रिया थी, देखो रिया, ठीक है, 1992 वाली रिया, ठीक है। अब इसका ससुराल कहां पर है? इसका ससुराल है जोहान्सबर्ग में। और वैसे कहां पर है? वैसे ब्राजील, ससुराल कहां पे? जोहान्सबर्ग। तो क्या हो गया? पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय कहां पर? जोहान्सबर्ग के अंदर। अब देखो आगे की स्टोरी। पोषणीय विकास में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण विकास समाहित है। भाई ये बताने चाह रहे हैं कि पोषणीय विकास में कौन कौन सा विकास आता है। देखो एक तो आता है आर्थिक, मतलब पैसों से विकास कैसे किया जाए, सामाजिक विकास कैसे किया जाए, और पर्यावरण का विकास कैसे किया जाए। मतलब कि अगर पोषणीय विकास करेंगे, वनों का ध्यान रखेंगे, तो आर्थिक विकास होगा देश को, साथ ही साथ में पर्यावरणीय विकास भी होगा, मतलब कि जो उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। पोषणीय विकास के प्रबल समर्थक यूनेस्को के प्रथम निदेशक सर जूलियन हेक्सले थे। सर जूलियन हेक्सले जो है इसके प्रथम निदेशक थे यूनेस्को के, ठीक है। और प्रबल समर्थक भी थे, पोषणीय विकास के प्रबल समर्थक भी थे, ठीक है। उसके बाद में देखो, हाँ अब देखो यहां से पोषणीय विकास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साहित्य, ठीक है। देखो द केयरलेस टेक्नोलॉजी 1973, देखो द केयरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई नए नए गांव का आदमी होता है, वो उसको मौका मिल जाता है किस्मतों से विदेश जाने का, ठीक है। तो एक बार विदेश जाके आता है, उसके बाद में कहता है यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां पर सब उसको क्या ऐसे शो करता है जैसे यहाँ पर अपने देश के अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ विदेश के अंदर है। तो सबसे पहले 1972 के अंदर क्या है? स्टॉकहोम आया, ठीक है। स्टॉकहोम जाकर आते हैं तो फिर बाद में यूँ लगता है कि इंडिया के अंदर तो सब कुछ केयरलेस है, इसलिए द केयरलेस टेक्नोलॉजी 1973 के अंदर,
ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम, 1973 के अंदर क्या हो गया, द केयरलेस टेक्नोलॉजी 1973 के अंदर। अब ये देखो, ये साहित्य किसने दिया था, तो फार्वर एंड मिल्टन ने। किसने दिया था, मिल्टन ने। ठीक है, देखो मिल्टन की जैसे बोतल आती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो बहुत तेज पानी गर्म है और पानी गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वो केयरलेस वाली बात हो जाती है। तो केयरलेस मिल्टन, केयरलेस मिल्टन क्या हो गया, केयरलेस मिल्टन। कब, 1973। उसके बाद में देखो, आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया, मिल्टन एवं फ्रीमैन ने दिया। किसने दिया, मिल्टन एवं फ्रीमैन ने दिया आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, देखो पहले तो केयरलेस टेक्नोलॉजी 1973 के अंदर, उसके बाद में उसको आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया, सेम मिल्टन और फ्रीमैन ने दिया। कब दिया, 1973 के अंदर ही दिया। ठीक है, अब देखो शून्य विकास रणनीति 1977। अब देखो एक चीज देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7 और 7। देखो 19 सभी के अंदर है, 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। ठीक है, 7 के अंदर अंतर कितना है, 0 का। ठीक है, तो शून्य विकास कब, दोनों का गैप देखो 0। तो 1977 के अंदर कितना विकास हुआ, शून्य विकास। तो शून्य विकास रणनीति देखो दोनों के अंदर कितना है, 0 का अंतर। तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली ने। किसने दिया था, ये दिल्ली ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में देखो स्वयं समृद्ध समाज, ये देखो 1977 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो अर्थशास्त्र की संकुचित एवं अति विशिष्ट संकल्पना। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई, 1983 में की गई। ठीक है, कब की गई, 1983 के अंदर इसकी जो है शुरुआत की गई। देखो अब अपने वन विनाश को रोकने के लिए देखो क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। और ये किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के रैनी ग्राम की महिलाओं द्वारा वन विनाश को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाया गया। तो ये कहां पर हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के अंदर। और क्या किया गया था, वन विनाश को रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, अब देखो इतना सा टॉपिक है, 2-4 बार इसको पढ़ने की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन ये आपको डबल फायदा देगा। देखो अब वर्तमान के अंदर जो है पर्यावरण के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हर जगह पर्यावरण से संबंधित चीजें जोड़ी जा रही है। तो प्रश्न की संभावना, ये देखो 4 पार्ट, जो 4-5 प्रश्न आने वाले ना, वो अलग अलग पार्ट से आएंगे। एक प्रश्न आपका पर्यावरण साइड से देखने को मिलेगा, जो 3-4 जो टॉपिक है वहां से प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से रहती है, क्योंकि प्रश्न बनने लायक प्रश्न जो है यहाँ से डायरेक्ट हैं। और ये वाला अगर टॉपिक साइंस के लिए ना याद करो तो जीके के लिए पक्का याद कर लेना, क्योंकि फैक्ट वाले प्रश्न जो है यहाँ पर सारे के सारे डेट वाले जोड़े गए हैं। चाहता तो मैं ये सारी चीजें हटा भी सकता था कि ये साइंस से रिलेटेड चीजें नहीं है, लेकिन ये चीजें जो है आपको डबल फायदा देगी। ठीक है, तो साइंस का ये टॉपिक जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और साइंस का जो कोर्स भी है अपना यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू।